Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is British Prime Minister versus American Prime President. इस क्लास में हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मीन्स किसके पास ज़्यादा पावर है ना, किस फील्ड में कौन किस भूमिका को निभाता है, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने ब्रिटिश प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट का कंपैरिजन किया था। इस क्लास में हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वर्सेस अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट यू कैन सी अमेरिकन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्रेसिडेंट। अब इन दोनों में से कौन पावरफुल है, तो आप देखेंगे कहीं कहीं जो ज़्यादा पावर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होगी और कहीं कहीं वही पावर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास होगी। ठीक है, अब दोनों ही पावरफुल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश का पूरी पावर्स को कंट्रोल करता है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने देश की पूरी पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। ठीक है, फर्स्ट दोनों ही अपने देशों की कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। ठीक है, जैसे हमने ब्रिटिश प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था तो वो नाम मात्र के प्रधान थे, एक्चुअल पावर उनके पास नहीं थी। लेकिन अब जब इन दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो दोनों ही अपनी एग्जीक्यूटिव के एक्चुअल प्रधान है ना, एक्चुअल हेड है। और दोनों का ही जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक का निर्वाचक मंडल द्वारा और एक का संसद के बहुमत नेता के रूप में होता है। अब निर्वाचक मंडल द्वारा, जैसा कि आपको पता है हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट को अच्छे से स्टडी किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, निर्वाचक मंडल। ठीक है, और जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होते हैं, वो बहुमत दल के नेता के रूप में अपॉइंट होते हैं। मतलब जिस पार्टी के वो नेता हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही क्या बनेंगे, अपने दल के नेता बन जाएंगे। ठीक है, दोनों ही पदाधिकारी शांति काल में व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो जो भी दोनों मिनिस्टर हैं वो व्यापक शक्तियों का यूज़ करते हैं, बहुत सारी पावर रहती हैं। और युद्ध काल में अगर इमरजेंसी लगती है तो एक प्रकार के निरंकुश शासन का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब जो पावर उनके पास ऑलरेडी हैं उससे कहीं ज़्यादा पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। उपयुक्त समानताओं के अतिरिक्त इन दोनों के अधिकारों में डिफरेंसेस भी हैं। अभी तो हमने ये इक्वलिटीज़ देखी हैं कि इनमें क्या क्या कॉमन है। अब हम देखेंगे कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी पाया जाता है। ओके, फर्स्ट यू कैन सी ब्रिटिश सम्राट राज्य करता है। जो ब्रिटिश का प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, राज्य करता है, शासन नहीं। ठीक है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन करता है, राज्य नहीं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से आप देख सकते हो जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट है वो तो सिर्फ राज्य करेगा, शासन नहीं करेगा। मीन्स उसको प्रतिष्ठा प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, लेकिन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, और वहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं लेकिन वो राज्य नहीं करता है। ठीक है, और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसके पास पावर्स भी हैं और पोस्ट भी है, रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, अब ब्रॉगन ने इनके बारे में लिखा है कि उसके व्यक्तित्व में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों का समावेश है। मीन्स जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो सम्राट, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट है और ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर है, दोनों का मिक्सचर है। मीन्स वो राज्य भी करेगा और शासन भी। इन अदर वर्ड्स हम देख सकते हैं वे एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। अब ये सब इन दोनों ही स्टेटमेंट में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको कितना ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, अब जो अमेरिका का राष्ट्रपति है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोनों ही अपने देशों के प्रमुख हैं, शासनाधिकारी हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए कार्य करता है। जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन में कैसे शासन व्यवस्था यूनिटरी, मीन्स सारी पावर किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के पास, तो वो पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक, मीन्स पावर को डिवाइड कर दिया गया है। वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ यूनियन फील्ड में अपने कानून बना सकता है, लेकिन जो स्टेट वाइज है उनमें उसको इतनी पावर नहीं मिली हुई है। ओके, नेक्स्ट वन इज अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है
वे उसे संविधान द्वारा मिली होती हैं, है ना। अमेरिका को जो पावर, अमेरिका के राष्ट्रपति को जो पावर मिली हुई है वो संविधान के थ्रू मिली हुई हैं। लेकिन वहीं जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की पावर है वो संविधान द्वारा उसे ना मिली है बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट को मिली है, ठीक है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को तो संविधान ने ही शक्तियाँ दी हैं, लेकिन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को जो शक्तियाँ मिली हैं वो सम्राट की शक्तियों का यूज़ करता है, वहाँ के प्रेसिडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन एडमिनिस्ट्रेशन स्फीयर, प्रशासनिक क्षेत्र में। अगर अब हम प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उससे ये अधिक महत्वपूर्ण स्थिति दो बातों के कारण है। फर्स्ट वन इज कार्यकाल, टेन्यूर। आप देखोगे जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना है, 4 ईयर्स का है, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, वह अपने पद पर उस समय तक रह सकता है जब तक उसे ब्रिटेन की कॉमन सभा का बहुमत प्राप्त है। अब ब्रिटेन में जो कॉमन सभा है मीन्स लोक सदन है, उसका जब तक उसको ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट मिलेंगे तब तक वो उस पोस्ट पर रहेगा, अदरवाइज उसका जो पोस्ट है वो छीन ली जाएगी, है ना। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको, उसके लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है उसको पहले हटाने के लिए, महाभियोग, है ना, इम्पीचमेंट, और जो भी काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं जो कार्यकाल है वो किसका ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो मंत्रिमंडल से संबंध, रिलेशन विद कैबिनेट। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का अपने मंत्रिमंडल पर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा जो मंत्रिमंडल कह रही है, ठीक है। उसका परामर्श मानना या ना मानना उसकी अपनी इच्छा है। अगर वो चाहते हैं, उन्हें सही लग रहा है तो वो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। लेकिन अब वहीं अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्री उसी दल के नेता होते हैं जिसका कॉमन सभा में बहुमत होता है, ठीक है। तो बहुमत दल के नेता होने के कारण मंत्रियों में उसका स्थान बहुत ऊंचा है और मंत्री उसके आदेशों का पालन करते हैं और वह किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, वह उसके कार्यों एवं विभागों को नियंत्रण रख सकता है, ठीक है। तो इस फील्ड में भी जो ज़्यादा पावर है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है। अब ब्रॉगन एक राइटर है, उन्होंने इस बारे में लिखा है, इन द अमेरिकन सिस्टम द कैबिनेट इज ओनली व्हाट द प्रेसिडेंट वांट्स इट टू बी, इट इज हिज टूल एंड फॉर इट्स मेंबर अ ब्रीथ एंड मेक्स देम एज अ ब्रीथ हैज मेड। ब्रॉगन राइटर ने लिखी है ये। हिंदी में ब्रॉगन ने कहा है कि अमेरिकी पद्धति में मंत्रिमंडल वैसा ही होता है जैसा राष्ट्रपति उसको बनाना चाहता है। ये उसकी कठपुतली है, उसकी तनिक सी भी इच्छा इसे हटा सकती है जैसा कि उसकी तनिक सी इच्छा भी इसे बना सकती है। मीन्स अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति जैसा उसको बनाना चाहेगा वैसा ही बनेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर है ना। तो जैसा वो चाहेगा वैसा ही वहाँ की कैबिनेट बनेगी। लेकिन वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में वही लोग मेंबर होते हैं जो जिसका प्रधानमंत्री नेता होता है, तो उन्हें उसकी बात माननी होती है ना। लेकिन जो अमेरिका में जो सिचुएशन है वहाँ पे राष्ट्रपति के पास सबसे ज़्यादा पावर है। नेक्स्ट है इन लेजिस्लेटिव स्फीयर, विधायी शक्तियाँ। अब विधायी क्षेत्र में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है ना, और इसलिए वो जो भी बिल पेश करता है वह कानून बन जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम राष्ट्रपति के पास की बात करें तो उसके पास ऐसी कोई विधायी शक्ति नहीं है, ठीक है। वो किसी भी कानूनी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता और ना ही उसकी इच्छा के जो बिल होते हैं वो कांग्रेस पर प्रभाव डाल सकते हैं। मतलब अब कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है जितना कि ये इंग्लैंड में होता है। तो लेजिस्लेटिव स्फीयर में जो ज़्यादा पावर है वो किसके पास है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के पास। नेक्स्ट वन इज़ इन फाइनेंशियल स्फीयर, आर्थिक शक्तियाँ। अगर हम फाइनेंशियल स्फीयर की बात करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अधिक दिखाई देती हैं, ठीक है। इनके पास ज़्यादा पावर है क्योंकि आप देखेंगे जो अमेरिका का राष्ट्रपति है
उस पर फाइनेंशियल फील्ड में कांग्रेस का अधिकार रहता है, वो कांग्रेस से पूछकर ही फाइनेंशियल खर्चे कर सकता है ना, वित्तीय खर्चे कर सकता है। लेकिन इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री है वो फ्री होते हैं इस बारे में, क्योंकि मंत्रिमंडल बजट को तैयार करती है और संसद के पास भेजती है, वहाँ वह निश्चित रूप से पास हो जाता है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति बजट को तैयार कराता है और उसे कांग्रेस के पास भेज देता है। बजट को पास करना या ना करना ये पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में है। तो आप देखेंगे जो फाइनेंशियल पावर है वो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति इसलिए ज़्यादा शक्तियाँ नहीं रखता इस फील्ड में, क्योंकि उस पर कांग्रेस का कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब कांग्रेस क्या है? कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट है। ठीक है, और जबकि इंग्लैंड में जो कैबिनेट है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है, तो इसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। अब देखेंगे न्यायिक नियंत्रण की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और इस कारण ब्रिटिश न्यायपालिका संसद या प्रधानमंत्री के कार्यों को अवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसमें भी किसको ज़्यादा पावर मिली हुई है? आप देख सकते हो जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं संसद या प्रधानमंत्री के कार्यों को इलीगल अनाउंस नहीं कर पाएगी, लेकिन जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसके कार्यों को सुप्रीम कोर्ट इलीगल अनाउंस कर सकता है अगर वो कोई भी ऐसा काम करेंगे जो संविधान के अगेंस्ट हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टी लीडर, दलीय नेता की दृष्टि से। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अपने दल का और अमेरिका में राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है ना, दोनों अपनी अपनी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन पार्टी के लीडर के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक सुदृढ़ है, मतलब उसको ज़्यादा पावर मिली हुई है। इसका एक रीज़न तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अंतर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, संसदात्मक, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके अलावा जो ब्रिटिश राजनीतिक दल में जहाँ कठोर अनुशासन है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक दलों में अनुशासन अपेक्षाकृत स्थिर है, मीन्स आप देख सकते हो ज़्यादा कठोर नहीं है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो किसकी स्ट्रांगली है? इंग्लैंड की। तो आप देख सकते हैं इस फील्ड में भी जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो इंग्लैंड का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने देश के प्रधान हैं, एक्चुअल पावर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही अपने देश का प्रधान होने के कारण अपनी अपनी शक्तियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, और दोनों को ही काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।